जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान राष्ट्र जागरण अभियान की एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। महिला आरक्षण जो अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाया है, उसको लेकर देश में बहुत तरह के कंफ्यूजन्स दिख रहे हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मुझे लगा कि मैं इस समस्या का बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने लेकर आऊं, जो एक बहुत ही इम्पार्शियल व्यू पॉइंट होगा, ताकि आप लोग इस मुद्दे को समझ पाएं। देखिए, इस सब्जेक्ट को लेकर समाज में 3 तरह के सवाल आ रहे हैं लोगों के मन में। पहला सवाल आ रहा है कि महिला आरक्षण को आपने परिसीमा विधेयक से, यानी कि डीलिमिटेशन बिल से क्यों जोड़ा। दूसरा सवाल आ रहा है कि अगर आप महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी लोकसभा की 543 सीट्स हैं, आप उसमें से 33% क्यों नहीं दे रहे हैं और आप नई सीट्स पार्लियामेंट में क्यों लाना चाहते हैं। और तीसरा सवाल लोगों के मन में ये आ रहा है कि अगर आप परिसीमा विधेयक लाते हैं और आप पॉपुलेशन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज या लोकसभा सीट्स डिसाइड करते हैं, तो उससे साउथ की स्टेट्स का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि साउथ की स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत काम किया है। और अगर ज्यादा जनसंख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश को ज्यादा लोकसभा की सीट्स मिलती हैं, तो उससे कम जनसंख्या होने के कारण साउथ की स्टेट्स का नुकसान हो जाएगा। अब इन तीनों कंफ्यूजन्स, इन तीनों क्वेश्चंस को मैं जवाब देने की कोशिश करती हूं, बहुत ही कम और बहुत ही सधे हुए शब्दों में। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि परिसीमा विधेयक क्या है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमा तय की जाती है। पॉपुलेशन के आधार पर जो भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उनकी परिसीमा तय की जाती है, ताकि जो भी सांसद रिप्रेजेंट करें अपने लोगों को, वो बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करें। यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा ना हो कि 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को साल में कुछ फंड्स भी मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए, अपने लोगों के काम के लिए। तो ये इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को एक फंड कम लोगों के काम के लिए मिले और दूसरे व्यक्ति को वही फंड ज्यादा लोगों के काम के लिए मिले। तो ये बहुत लॉजिकल है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी परिसीमा जो तय होती है वो पॉपुलेशन के आधार पर होनी चाहिए। सो दिस इज डीलिमिटेशन बिल। और दूसरा जो पॉइंट हमें यहां पे समझना चाहिए, ताकि हमारे सारे सवालों के जवाब हों, वो ये है कि 543 सीट्स में से हम 33% महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं, और पार्लियामेंट की या लोकसभा की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट्स में सीट्स बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, लोकसभा में अभी हमारे पास सीट्स हैं 543, उसमें से 84 सीट्स तो शेड्यूल कास्ट्स को जाती हैं, 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब को जाती हैं। ओबीसी कैटेगरी को इसमें कोई रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला है। समय समय पर वो उसको मांगते रहते हैं, बट अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। सपोज करिए इसी 543 सीट्स में से महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाता, तो एससीज का हटा के, एसटीज का हटा के, महिलाओं का हटा के बाकी लोगों के लिए बचता क्या। ये तो वही बात हो जाती कि आपके पास एक रोटी है और कोई लोग आ गए आपके पास खाने के लिए, तो आपने और रोटी बनाने के बजाय आपके पास जो रोटी थी, आपने उसी के छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों में बांट दिए। ना किसी का पेट भरेगा, आपस में ना इत्तेफाकी होगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। ये तो एक तरह से वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो जाएगी कि समाज और खंड खंड बटेगा, आपस में लड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाएगा। तो बहुत ही जेन्युइन था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट्स को बढ़ाकर फिर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और सीट्स बढ़ाने का एक दूसरा लॉजिकल रीजन ये भी है कि जब देश की जनसंख्या बढ़ी है, हमारा लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, जब अभी तक देश की जनसंख्या बढ़ी है, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडर्स हैं वो भी तो बढ़ने चाहिए। किसी अस्पताल में अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो डॉक्टर बढ़ने चाहिए, किसी स्कूल कॉलेज में अगर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो टीचर्स बढ़ने चाहिए। ऐसे ही देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी बढ़ने चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको लगता है कि सीट्स बढ़ा देना कोई बच्चों का काम है, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश के संविधान को, अपने देश के कानून को शायद जानते नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है।
अगर हम सीट्स बढ़ा रहे हैं पार्लियामेंट की तो उसके लिए डीलिमिटेशन जरूरी है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ाने के लिए डीलिमिटेशन जरूरी है? इस सवाल का जवाब के लिए मैं चाहती हूं कि आप लोग गूगल पे जाएं। आप गूगल पे एक सिंपल लाइन टाइप करिए, इज डीलिमिटेशन नेसेसरी बिफोर इंक्रीजिंग पार्लियामेंट सीट्स। आपको एआई पूरी रिसर्च करके दे देगा और वो कैटेगोरिकली इस सवाल के जवाब में आपको ये बताएगा, यस, अंडर करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस delimitation is necessary before increasing parliamentary or assembly seats. Article 82 requires constituencies to be redrawn based on the latest census to ensure population equality. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सीट्स बढ़ा के रिजर्वेशन देना बहुत लॉजिकल है। सीट्स बढ़ाने के लिए डीलिमिटेशन और सेंसस जरूरी है। और लास्ट कंफ्यूजन जो लोगों के मन में आ रहा है कि अगर आप पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स तय करेंगे तो साउथ की स्टेट्स का नुकसान हो जाएगा, इसका जवाब हमारी सरकार ने, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने दे दिया है। उन्होंने एक 50% का फॉर्मूला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम सीट एलोकेशन पॉपुलेशन के आधार पर नहीं करेंगे ताकि साउथ की स्टेट्स का नुकसान ना हो। डीलिमिटेशन और सेंसस सिर्फ इसलिए हो जाने दीजिए क्योंकि वो सीट बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, एक प्रीरेक्विजिट है, उसको करना जरूरी है। लेकिन जब स्टेट्स को सीट बांटने की बारी आएगी तो हमने उसमें एक एडिशनल प्रोविजन, एक क्लॉज या एक फॉर्मूला हम 50% का दे रहे हैं कि हर स्टेट में 50% सीट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि पॉपुलेशन ओवरऑल देश की बड़ी है। साउथ की मैं आपको कुछ स्टेट्स का एग्जांपल देती हूं जिनकी इस कानून के पास होने के बाद सीट्स कम नहीं हो रही थी, सीट्स बढ़ रही थी। केरला की सीट्स 20 से 30 होने जा रही थी, कर्नाटका की सीट्स 28 से 42 होने जा रही थी, आंध्र प्रदेश की सीट्स 25 से 38 होने जा रही थी, तेलंगाना की सीट्स 17 से 26 होने जा रही थी और तमिलनाडु की सीट्स 39 से 59 होने जा रही थी। तो ये भी जो एक फ्रीक्वेंट कंफ्यूजन, एक नैरेटिव समाज में चल रहा है कि साउथ की स्टेट्स का नुकसान हो जाता, वो भी सही नहीं है। इसमें नुकसान अगर हुआ है तो सिर्फ महिलाओं का हुआ है, इसमें देश की आधी आबादी का नुकसान हुआ है। मुझे नहीं लगता कि सेंसस होने में या डिलिमिटेशन की प्रोसेस होने में या फिर पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ने में और सीट्स बढ़ने के बाद फिर महिलाओं को आरक्षण मिलने में किसी भी तरह की कोई भी नुकसान किसी भी पार्टी को होने वाला था। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जो अपने परिवारवाद की राजनीति चलाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि जितनी पार्लियामेंट सीट्स हैं उतनी ही रहें, उन सीट्स पर हम ही काबिज रहें। वो नहीं चाहते हैं कि सीट्स बढ़ें और लोगों की रिप्रेजेंटेशन बढ़े और लोगों को राजनीति ज्वाइन करने का मौका मिले। अगर पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ती तो ओबीसी समाज के लोगों को भी, जिनको अभी तक अपनी जगह पार्लियामेंट की सीट्स में रिजर्वेशन में नहीं मिल पाई थी, हो सकता है कि उनके भी रास्ते खुलते, उनके भी रास्ता आसान होता। और मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा रिफॉर्म होने से पहले ऐसा नहीं है कि एक बार अगर पार्लियामेंट में कोई बिल गिर गया है तो वो दोबारा नहीं आ सकता। पहले भी बहुत बार इंपॉर्टेंट बिल्स ऐसे हुए हैं जो पहले गिरे हैं, लेकिन फिर एक ओवरऑल अवेयरनेस के बाद, क्लैरिटी के बाद, कन्विक्शन के बाद वही सेम बिल पार्लियामेंट में पास हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हम लोग इस अवेयरनेस के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए और महिलाओं की भागीदारी को भारतीय राजनीति में बढ़ाने के लिए हम इन कानूनों का, इन बिलों का साथ देंगे क्योंकि ये जरूरी है। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि कोई भी समाज हो, कोई भी घर हो, कोई भी देश हो, कोई भी दुनिया हो, बिना नारी के इन्वॉल्वमेंट के, बिना नारी के एक्टिव पार्टिसिपेशन के कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। आज पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड वॉर की स्थिति है, पूरी दुनिया अगर साइकोपैथी से जूझ रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी विमेन लीडरशिप की कमी है। और भारतीय समाज में, जो कि भगवान को भी नारी शक्ति के बिना अधूरा मानता है, अर्धनारीश्वर कहता है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है जो हमें अब 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक देश में
कर देना चाहिए। तो आइए हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए इस विमेन रिजर्वेशन का साथ दें। आज नहीं तो कल ये होना ही है। जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा समाज के लिए।